संत समीर जी ने अभी अवध किसान आंदोलन पे बोला। इन्होंने कहा कि वहाँ के लोग जो थे, कुछ ऐसा लगता है कि उनके पौरुष में कमी आ गई थी, ऐसे इस तरह से दलित हो गए, मतलब वो विरोध नहीं कर पा रहे थे। अब इसकी सच्चाई क्या है इस पे और इन चीज़ों पे, कि उसके बाद एक आंदोलन चला और वहाँ का दमन चक्र था, क्या लोग इतने असंवेदनशील हो गए थे? तो इस पे कुछ, इस पे आगे की चर्चा जो सरयू पार निवासी हैं अरविंद कुमार सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इससे आगे चर्चा आगे बढ़ाएं इस पे। कितना टाइम दे रहे हैं भैया? समय समीर भाई को बहुत धन्यवाद। मंच के अध्यक्ष बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी, जिन्होंने चंपारण पर बहुत शानदार काम किया। और यहाँ बोनस में राकेश भाई को मैं बहुत बधाई दूंगा कि हमें बहुत दिनों के बाद मोहन भाई और अनिल सिंह और कई मित्र मिले हैं। तो मित्रों, मैं जहाँ से आता हूँ, जो मेरा गांव है, वो बस्ती ज़िले में पड़ता है और अयोध्या से बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, सटा हुआ है। ये अलग बात है कि जो मेरी पहचान है पत्रकार के तौर पर, वो इलाहाबाद से जुड़ी हुई है। और मेरे कामकाज का दायरा भी जो है, जब मैंने जनसत्ता से एक स्टिंगर के तौर पर काम शुरू किया तो 1985 में ही प्रतापगढ़ के किसान आंदोलन से जुड़ी जगहों पर, रायबरेली में मुंशीगंज से लेके लगभग सारे इलाकों को अपनी आँख से उन गाँवों को देखा है और समझने की कोशिश करता रहा हूँ, एक इतिहासकार के नज़रिए से नहीं बल्कि एक पत्रकार के नज़रिए से। और मुझे कई बार लगता है कि पत्रकार जो है वो, उसकी दृष्टि जो है वो एक इतिहासकार से कम नहीं होती है, क्योंकि वो कुरेद के जिस तरह से चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करता है, उसे अगर समझना हो तो आप अमृतलाल नागर जी की जो रचना है गदर के फूल जरूर पढ़िए। उसको पढ़ेंगे, इतना बेहतरीन रिपोर्टाज है जिसमें 1857 से जुड़े हुए बहुत सारे प्रसंग हैं। और 1857 इसलिए कह रहा हूँ कि जब 1857 को अवध के किसान आंदोलन से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि फर्क ये है कि 1857 में जो अवध की या उस इलाके की जागीरदारी की प्रथा थी, उसमें और 1857 के बाद फर्क आ गया था। और 1857 के पहले अवध की ज़्यादातर जागीरें जो थी वो राजपूतों के पास थी, जो अगर उठा के दें। और 1857 के बाद जागीरें अलग अलग समुदायों के हाथ में आईं और उन लोगों ने, कभी आप अरविंद भाई की किताब पढ़िए, अरविंद मोहन जी की, तो उसमें आता है कि चंपारण में कितने तरीके के टैक्स लगते थे। तो चंपारण में जितने टैक्स लगते थे उसका 3 गुना ज़्यादा टैक्स जो है अवध के इलाके में लगता था जो है। तो मैं कहानी शुरू करूं तो मैं अपने गांव के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा गांव भी 1857 की क्रांति से जुड़ा रहा है। और मेरे पिताजी ने बहुत चिट्ठियाँ लिखी। मेरे गांव का नाम गुंडा कुंवर है। आप लोगों ने ऐसा नाम कहीं नहीं सुना होगा जिसमें गांव के आगे गुंडा लगा हो। और हम लोगों के इलाके के लिए वहाँ एक सैनिक छावनी स्थापित की गई थी। आप अयोध्या के बाद जाएंगे तो 2 जगहें इंपॉर्टेंट हैं, एक है पहले विक्रमजोत, इसके बाद छावनी। तो छावनी जो है 1857 में अंग्रेजों ने एक सैनिक छावनी बनाई थी जिसके नाम पर वो नाम है छावनी। और वहीं पर जो है करीब 500 लोगों को एक पेड़ के नीचे फांसी दी गई और वो अभी भी एक स्मारक के तौर पर विद्यमान है। उसमें मेरे गाँव के भी लोगों को फांसी दी गई और वो राजपूतों का गाँव, उसको अंग्रेज़ों ने कहा कि सारा न्यूसेंस की जड़ ये है, ये गुंडों का गांव है। और तब से अब तक हम लोग लगातार उस गांव को ढो रहे हैं जो है। तो ये कहानी और इसलिए क्योंकि 1857 में हमारे इलाके में, हमारा इलाका जो है वो, उसका जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि वो, उसके बारे में लोग नहीं जानते। वहाँ की जो रानी थी अमोढ़ा की, रानी तलाश कुंवर, वो ओरिजिनली जौनपुर की रहने वाली थी। 1857 की लड़ाई में वो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुई थी।
लेकिन जो इतिहास लिखा गया आप लोगों को पता है कि कितनी महिलाओं के नाम आते हैं और क्या रानी तलाश कुंवर का नाम आता है उसमें। उसी तरह से बगल में गोंडा जिले में तुलसीपुर की रियासत थी, वहाँ की रानी भी शहीद हुई। जिस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं अवध किसान आंदोलन का जो गढ़ है, वहाँ चांदा में एक लड़ाई हुई। तो चांदा की लड़ाई में एक बहुत ही नौजवान काला काकर रियासत के जो है लाल प्रताप सिंह शहीद हुए, उनके चाचा जी शहीद हुए और बहुत सारे लोग जो है अवध के 1857 की लड़ाई में शहीद हुए। मैं जब डाक व्यवस्था पर अपनी एक किताब लिख रहा था तो मैंने ये पाया कि 1857 और 58 में पूरे देश भर से करीब 23 लाख चिट्ठियाँ रिडायरेक्ट हुई थी। रिडायरेक्ट होने का मतलब ये होता है कि जिस पते पर चिट्ठी भेजी जाती है वो ना मिले। उनमें से उस दौरान 1.25 करोड़ चिट्ठी पूरे भारत में कुल गई थी। अवध के इलाके में सबसे ज़्यादा चिट्ठी इसलिए आई थी क्योंकि ज़्यादा चिट्ठियाँ उस दौर में वही लिखते थे, वहीं के लोग सबसे ज़्यादा फौज वगैरह में थे। इस नाते आपको याद है 1857 में तो लिटरेसी भी 1% थी, मध्य वर्ग का उदय नहीं हुआ था। और जो स्थिति थी तो ये 23 लाख में रिडायरेक्ट होकर जो डेड लेटर ऑफिस में चिट्ठी गई उसमें लिखा गया कि ये लोग या तो पलायन कर गए या मर गए। और अगर आप लोगों में कई लोग जो उस इलाके के हैं तो उनको पता होगा कि गोरखपुर की बात कर लीजिए, बस्ती ज़िले की बात कर लीजिए, आप बहराइच की कर लीजिए, गोंडा की कर लीजिए, लाखों किसान 1857 में पलायन करके नेपाल की तराई में गए। बिहार के लोग भी ऐसे ही गए और जिनको आज हम मधेसिया कहते हैं वो वही लोग हैं। सारे बड़े लोग गए, राजा देवी बकर सिंह गोंडा के वो गए। बहराइच में 25 रियासतें थी जो बाद में सिखों को दी गई, उनके लोग भी वहीं गए नेपाल की तराई में। और जब नागर जी गए थे अपना अध्ययन करने तो उन्होंने बाकायदा नेपाल की तराई में नेपाल की उसमें जा कर के और मुलाकात भी की थी। आप लोगों को पता होगा राणा बेनी माधव रायबरेली की, वो भी वहीं गए थे। नाना साहब भी उसी इलाके में गए। सारे बड़े जो क्रांतिवीर नेता थे अवध के वो उस इलाके में गए। बेगम हजरत महल गई और ये सारी जिम्मेदारियां जिनका जिक्र कर रहा हूँ ये सब अंग्रेजों ने उस समय जब्त कर ली थी। गांव के गांव जब्त कर लिए उन्होंने। और अवध के जो किसान आंदोलन की मैं एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मानता हूँ कि 1857 को खुद ब्रिटिश हिस्टोरियन ने माना है कि अगर कहीं जन क्रांति थी तो अवध के इलाके में थी। और उन्होंने माना इसको जन क्रांति कहीं थी तो अवध के इलाके में थी। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। उस जन क्रांति की जो शुरुआत हुई वो किसी और ने नहीं, किसानों ने शुरू की। और मैं जल परिवहन पर एक किताब लिख रहा था तो मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला जिसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे अपने इलाके में बस्ती ज़िले में जो अमोढ़ा रियासत है, अमोढ़ा का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि राजेंद्र बाबू का जो ओरिजिनल गांव, मूल गांव जो है कुआं गांव, वो मूल निवासी वहीं के थे। वो हमारे अमोढ़ा रियासत जहाँ मेरा गांव जिसमें आता है, मूल निवासी वहीं के थे। और हरिवंश राय बच्चन के भी परिजन वहीं के थे, ये दोनों लोग जो है। और अगर क्या बोलूँ क्या याद करूँ उसको आप पढ़ेंगे तो अमोढ़ा का जिक्र आता है। बीच में जब उनकी मौत हुई तो आया कि इलाहाबाद के पास जो है वो प्रतापगढ़ में ये गांव पड़ता है, जबकि सच ये है कि है ही नहीं वहाँ। अमोढ़ा नहीं, अमोढ़ा केवल एक ही है वही जहाँ जो है वो लोग थे वहाँ के। और बहुत सारे किस्से कहानियाँ, वो हमारा जो ज़िला है वो संत कबीर की भी नगरी है, भगवान बुद्ध की भी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। और हम आप सब लोग जो जानते हैं वहाँ की हमारे यहाँ राम रेखा है, वहाँ राजा दशरथ ने पुत्रष्टिया की भी वहीं किया था, वहीं राम जानकी मार गए। अयोध्या से कहीं अलग नहीं हम लोग। और ये जो तीनों अवध के मतलब जो उत्तर प्रदेश का जो किसान आंदोलन है उसके जो तीनों नायक थे उनमें तीनों के तीन प्रमुख नायकों में तीनों सन्यासी थे। जो आप चाहे बाबा राघवदास को ले लीजिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में सक्रिय थे, आप जो है बाबा रामचंद्र का जिक्र जो समीर भाई ने किया उनको ले लीजिए। और भी रायबरेली मुंशीगंज में भी जो है एक बाबा ही थे जो आंदोलन के नायक थे, और स्वामी सहजानंद। इनको अलग करके इस आंदोलन को नहीं देखा जा सकता। और ये जब आंदोलन में जब शुरू हुआ, स्वामी सहजानंद के अध्यक्षता में तो खैर किसान सभा ही बनी, लेकिन उसके पहले ये जो आंदोलन शुरू हुई है स्वतः स्फूर्त थे, कोई राजनीतिक दल इसके आगे पीछे नहीं था। तो मैं जब बात करूंगा, हम लोग सुनेंगे बहुत अच्छा अरविंद मोहन जी ने जो काम किया है चंपारण में, तो कैसे कैसे टैक्स चंपारण में लगते थे। लेकिन मैंने जो है चूँकि
किसान आंदोलन पर लगातार मैंने कुछ काम करने की कोशिश की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अवध में कैसे टैक्स लगते थे, जो पूरी दुनिया में शायद कहीं लगते रहे होंगे। तो उसका थोड़ा सा जिक्र मैं करूँगा, मैंने कुछ नोट्स लिए हैं। तो कुछ तो टैक्स जो चंपारण में लगते थे, जैसे तालुकेदारों के बेटे का जन्म होता है तो उस पर टैक्स था, उनकी एजुकेशन होती थी तो उस पर भी टैक्स था, हाथी और दूसरी सवारी खरीदते थे टैक्स था ही, जैसे समीर भाई ने बताया, कार लिया तो उस पर टैक्स, बच्चे की शादी से लेकर के विदेश भेजना सब पर टैक्स लगते थे जो, ठीक है ना। एक ब्रिटिश अधिकारी जो है, पोर्टर थे, उन्होंने इलाहाबाद बंदोबस्त रिपोर्ट जो लिखी 1877 में, उसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता है कि भारतीय जमींदार समझता है कि उसके गांव का रहने वाला अपने हर काम के लिए उसे पैसा दे, खाने के लिए, पीने के लिए और सोने के लिए। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग है कि 17 अप्रैल 1883 को एक प्रतापगढ़ के डिप्टी कमिश्नर है ई ग्रिग, इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी। आप इसको जोड़ेंगे तब समझेंगे कि जो प्रतापगढ़ का जो किसान आंदोलन हुआ ये क्या अकस्मात नहीं हुआ, उसके पीछे की पृष्ठभूमि कई सालों पहले से बन रही थी। तो उन्होंने क्या लिखा है कि भेंट, नजराना, कबूलियताना, हथियावन, नचना आदि जबरन वसूली को तो सब जानते हैं, पर इधर मैंने पकवान नामक एक नया नाम सुना। पकवान जिले की एक ठकुराइन तालुकेदारिन के पैर में फोड़ा निकल आया। अच्छे होने के लिए उन्होंने फकीरों को बड़ी रकम बांटी। मेरे हिसाब से करीब 15,000 रुपये व्यय हुए। ये रकम किसानों से वसूल की गई। एक दूसरे तालुके में इसी साल 8,000 से अधिक रकम कमोरी के नाम से वसूल की गई। यह एक नाचने वाली स्त्री के लड़के की सुन्नत समारोह पर व्यय हुई। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये 15,000 उस समय का, और कितनी रकम होगी आज अगर आप उसका अंदाज़ा लगाएंगे। तो ये सब थी पृष्ठभूमि अवध के किसान आंदोलन की। तो ये सवाल यह है कि ये लोग जो कि 1857 में अपने ही जागीरदारों जमींदारों के लिए जान देने के लिए तैयार थे, तो इनकी जान लेने के लिए कैसे तैयार हो गए या ऐसे कैसे खड़े हो गए, इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो 1857 के पहले की जो जमींदारी थी उनमें किसानों और जमींदारों के बीच में बहुत ही परस्पर भाईचारा था, और जमींदार इस बात को समझता था कि बगैर किसान के हमारा काम चलने वाला नहीं। इसलिए जो अवध के नवाब को ख़त्म करने के लिए जो सलीमन ने एक रिपोर्ट लिखी थी, उसमें अगर आप जाएंगे तो सलीमन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र आता है कि अवध में खेती बाड़ी की क्या अच्छी स्थिति है जो है, और किस तरह से जमींदार जो है किसानों को अपने इलाके में बसे रहने के लिए कर्ज से लेकर के तमाम सुविधाएं, रियायतें, सिंचाई के साधनों के से लेकर के बहुत सारी बातें जो है अगर आप जिक्र करेंगे, देखेंगे उस रिपोर्ट को। सलीमन की रिपोर्ट कभी मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, वो अब हिंदी में भी उपलब्ध है, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में अवध का इलाका क्या था और क्या कर दिया गया 1857 के बाद पूरा का पूरा क्रश करने के लिए। किस तरीके से जो 500 से ज़्यादा किले तबाह कर दिए गए, करीब 1400 से ज़्यादा गढ़ियाँ जो थी उसको ख़त्म कर दी गई, उसके अंदर कितने महत्वपूर्ण जो है धरोहरें थी उसको नष्ट कर दिया गया, कितने हथियार जो जब्त कर लिए। ये सारी चीज़ें इस पूरे, अगर आप अवध के किसान आंदोलन को समझना है तो इस पृष्ठभूमि को जरूर जानना समझना जरूरी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं, अंग्रेज़ों ने बहुत सारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की है लेकिन दो चीज़ें नहीं मिटा पाए। पहला तो वो लोकगीतों को नहीं मिटा पाए, दूसरा लोक जीवन में विद्यमान हस्तियों को नहीं मिटा पाए हैं। आज इसीलिए जो है चाहे वो रानी तलाश कुंवर हों और चाहे जो है राजा देवी बकस सिंह हो, जिनके सम्मान में आज भी ताजिए झुक जाते हैं, वो चीज़ें अभी विद्यमान हैं और उनको जो हम लोग, हमारे जो इलाके के लोग हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि उनके प्रति लोगों के मन में हमारी पीढ़ियों से कितना भाव भरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये जब अवध का जो किसान आंदोलन हुआ, इसके पहले ये था कि किसानों को ये तो कर तो देने ही पड़ते थे। 12 बार तालुकेदार का खेत अपने हलों को ले जाके जोतना पड़ता था, जो उनकी खेत बाड़ी होती थी। आप सोच लीजिए, बेगारी। ये अलग बात है कि उसमें जो राजपूत और ब्राह्मण जो थे वो अपवाद हो जाते थे जो है, क्योंकि ब्राह्मणों से तो इस तरह की चीज़ें करना वो पाप माना जाता था। राजपूत जो है, राजपूतों में एक अलग तरीके की एकता, हथियार वाले लोग रहे तो उनसे सामान्यतया
सामान्यतया उनको अवॉइड किया जाता था, लेकिन जो गरीब राजपूत थे उनको छोड़ा नहीं जाता था। ऐसा नहीं है कि जो है वो ये हर एक के लिए। तो इसके बाद जो है इतना सब सारी चीज़ों के बाद जब ये अवध इलाके में ये हुआ, उस समय एक गीत बड़े तेज़ी से जो है उस इलाके में गूंज रहा था। और गांधी जी ने चंपारण में जो सत्याग्रह करके जो सफलता हासिल पाई, वो भी गांव में अलग अलग रूप में उसकी सफलता को प्रचारित किया जा रहा था, क्योंकि चंपारण का इलाका कोई हम लोगों से बहुत दूर नहीं है। गंडक नदी के इस पार उत्तर प्रदेश है, हाँ, और उस पार जो है बिहार का वो चंपारण इलाका शुरू होता है। और उसके बाद जो है गांधी जी के कई दौरे उस इलाके में हुए। तो इस नाते गांधी जी के लोक कथाओं, जो लोक जीवन में ये विद्यमान था कि गांधी जी ने अंग्रेजों को हरा दिया और चंपारण का जो राज है वो गांधी जी को दे दिया है। ये इस तरह की कथा कहानी जो है लोगों के बीच में प्रचारित थी। और आप जानते हैं कि वो एक ऐसा दौर था कि जो है खबरें आज से ज़्यादा तेज़ी से पहुंचती थी। तो ये जो गीत है वो था कि सबसे अभागा हम किसान ये देशवा में, अपने से खेत जोती अपने से खेत बोई, तबो नहीं अन्न के ठिकान ये देशवा में, कर्जा दिन दूना बढ़े रात चौगुना बढ़े, हो गए सहुआ सब बेईमान हमरे देशवा में, एक तो ये लगान लागे 4-6 लेत बाड़े, हो गए जालिम जमींदार ये देशवा में, सबसे अभागा किसान ये देशवा। ऐसे बहुत सारे गीत जो कि अवध के किसान आंदोलन को में गांव-गांव में मथ रहे थे। और एक छोटा सा गीत और है जो बहुत ज़्यादा, मैंने किसानों की पीड़ा, समय ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन तो उसी दौरान जो है, उसके पहले अगर आप इसको पूरी पृष्ठभूमि को देखेंगे तो बाबा रामचंद्र जिनका जिक्र समीर भाई कह रहे थे, जिनको नेहरू जी ने कहा कि अवध का तूफान, और ये जो आंदोलन था, अवध का जो आंदोलन था, उसमें बाबा को लाया गया था। बाबा कोई अपने आप नहीं चल के आए थे जो है, और उनके लाने में झिंगुरी सिंह का बड़ा भारी योगदान था जो, और सहदेव सिंह का योगदान था, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार थे, अपेक्षाकृत जो है अपेक्षाकृत समझदार थे। वैसे भी प्रतापगढ़ के बारे में एक कहावत है बड़ी मशहूर है जो है, वो है ना 100 पढ़ा ना 1 प्रतापगढ़ा, है ना। ये बड़ी पुरानी कहावत है, तो आप ये समझिए। नहीं, वो कहावत ये है कि ना 100 पढ़ा ना 1 प्रतापगढ़ा, यानी 100 पढ़ा लिखा 1 प्रतापगढ़िया के बराबर है। पुरानी कहावत है, कोई आज की नहीं। तो इसलिए प्रतापगढ़ के जो लोग हैं वो काफ़ी, और ये जो आपने कहा ये आंदोलन भी प्रतापगढ़ से ही राजा रामपाल सिंह पैदा हुए, जो कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में रहे। प्रतापगढ़ ने बहुत सारे आंदोलनों को ऊर्जा दी, जिसमें से एक आंदोलन ये है। और जो समीर भाई कह रहे थे बात सही है, जो पट्टी का इलाका में जो इस आंदोलन को ऊर्जा दी, उसमें सभी समुदायों के लोगों की भागीदारी थी, लेकिन कुर्मी कम्युनिटी के लोग निश्चित तौर पर उसमें बहुत अग्रणी भूमिका में थे। ये और बाबा के बारे में भी जो कहावत है कि वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, ऐसा नहीं था। बाबा भी ओबीसी कम्युनिटी के थे। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करके पता लगाया है, वो बाबा जो है महाराष्ट्रियन थे, फिजी में गए थे। अवधी उन्हें आती नहीं थी, अवधी उन्होंने जो है रामचरितमानस से सीखी। तो इस नाते आप ये कहिए कि जैसे बहुत से लोगों को अवधी रामचरितमानस ने सिखाया, तो बाबा को भी सिखाया, और काफ़ी अच्छा ज्ञान उनको हो गया था। और जो कहावत समीर भाई ने कही, वो वहीं रूरे गांव में बनी। और रूरे गांव में तो खैर वो एक तीर्थ की तरह है, हमको लगता है कि वहाँ हम सब लोगों को जाना चाहिए जो है। तो लेकिन ये आप देखेंगे तो उसके पहले की क्या घटनाएं थी। जो अवध किसान आंदोलन के दौरान 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, बहुत सारे सैनिक आए गांव में, जिनको जबरन अंग्रेज़ों ने काम लिया और भेज दिया गांव में। उसके साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होगा, भारत में पहली बार इलेक्शन की प्रक्रिया भी उसी दौरान शुरू हुई। भारत का पहला निर्वाचन, ये जो संवैधानिक सुधार हुए, पहला निर्वाचन भी हुआ, वो भी उसी के बाद हुआ। तो जो संवैधानिक सुधार की जो प्रक्रिया चल रही थी, उस समय आपको पता है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता थे पंडित मदन मोहन मालवीय।
उनको ये लगा कि किसानों का एक राजनीतिक संगठन खड़ा करना चाहिए। इस नाते जो अवध किसान सभा है, जो 2019 में 100 साल जिसने पूरा कर लिया, उससे भी पहले जो है किसानों का एक संगठन मालवीय जी ने कांग्रेस के झंडे तले खड़ा किया, किसान सभा, जो कि जिसमें राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर के और एक समय में जो है आचार्य नरेंद्र देव भी जुड़े हुए थे। और सरदार पटेल ने 1936 में उसी किसान सभा में आकर के एक भाषण दिया। बड़ा ज़बरदस्त भाषण है, उसका कुछ अंश चाहेंगे तो मैं सुनाऊंगा। मैंने वो पूरा भाषण पटेल जी का मेरे पास है। और वो जो पूरा दौर है, मतलब, और 1921 में एक जिम्मेदार मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश में बन गया था। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उस समय थी, वो 1887 की है। 1887 में ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी और 1887 में ही यूपी की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। उस समय उत्तर प्रदेश का नाम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस था। तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जो था उसको बनना तो चाहिए था 1861 में लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन ये तो अंग्रेज ही जानते हैं कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल सबसे बड़े इलाके में 25 साल के बाद क्यों बनी। वो उसके पीछे भी किसान आंदोलन था और वो बाद में साबित हुआ जब 1903 में मालवीय जी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने और मालवीय जी 1909 तक रहे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। तो अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर आप कुछ प्रोसीडिंग को पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा है, तो मालवीय जी ने शिक्षा पर बहुत कम बात की है। उन्होंने किसानों पर बात की है, उन्होंने और चीज़ों पर बात की है। और 1927 में इन्हीं मालवीय जी ने जब रॉयल कमीशन के सामने गवाही दी है तो उन्होंने किसानों की दुर्दशा का जो मार्मिक एक तरह से चित्रण जो है अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में किया है, वो अपने आप में पढ़ने लायक चीज़ है। और उसके बाद जो कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी जमींदारी उन्मूलन की, उसने अलग अलग इलाकों में दौरा किया, उसमें मुंशीगंज का भी दौरा किया। और उसमें जो है उन्होंने देवरिया में किया, जिसमें गोबरी प्रथा का एक जिक्र आता है उस रिपोर्ट में, कि जिसमें ये बताते, बाद में संसद में भी ये सवाल उठा कि एक ऐसा इलाका जहाँ लोग गोबर से गेहूँ निकाल रहे हैं, ऐसे गरीब लोग जो है। तो ये सारी बातें जो है अगर आप देखेंगे तो अवध के किसान आंदोलन या उसके बाद लगातार चलते रहने किसान आंदोलनों के पृष्ठभूमि में ये सारी बातें कहीं न कहीं हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि बाबा रामचंद्र जो है, जिसको आप ये कहिए कि इनके नेतृत्व में जो आंदोलन चला, इसका जो सबसे शिखर काल था ये था 1920 से 22 के दौरान। हालांकि बाद में भी और ये जो है, इनको ये खबर लगी कि गांधी जी इलाहाबाद आए हुए हैं। गांधी जी को इलाहाबाद में आए हुए हैं, उनको किसानों की समस्याएं, उनको लगा कि चंपारण में इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है, अगर गांधी जी प्रतापगढ़ के किसान आंदोलन को भी समझ लेंगे तो हमें मदद करेंगे वो। लेकिन गांधी जी जा चुके थे जब ये लोग पहुँचे। ये लोग पैदल ही गए थे, रूट से ये लोग पैदल इलाहाबाद पहुँचे। और जब वो नहीं हुआ, काफ़ी बड़ी संख्या में किसान थे, तो बलुआ घाट पर एक मीटिंग हुई। उसमें राजेश टंडन, उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मालवीय जी समेत कई लोग थे जिन्होंने इनकी पूरी बातों को सुना। और इसके बाद फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ गए, तो वो जाकर के उनके लिए ऐसा नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके पहले अनाम टाइप के व्यक्ति थे या उनको लोग जानते थे, लेकिन कि उन्होंने खुद लिखा और माना है, इसके पहले उनको किसानों की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। किसानों के तमाम सम्मेलनों में आए गए, वो आते जाते भी रहते थे। लेकिन जब प्रतापगढ़ में गए और जो उन्होंने किसानों के संगठन को देखा, ताकत को देखा, उसके बाद वो कई बार गए और बहुत सारी जगहों पर गए। तो एक तो बात ये हो जाता है, मतलब एक मोटा मोटा जो है ये खाका, क्योंकि तो और ये आंदोलन जो है, जिसमें इस आंदोलन की जब आप बात करेंगे तो ये आंदोलन सफल रहा। सफल इस मायने में रहा कि अंग्रेज़ों को जो मूल कारण थे उसके जो है, जिसमें जब चाहे बेदखली कर देना, उसको ख़त्म करना पड़ा। उसके लिए कानून बना बाकायदा। ये ठीक है कि आप जानते हैं कि बहुत ही कुटिल प्रवृत्ति के जमींदार थे, उन्होंने लगातार समस्याओं को बनाए रखा। और दिलचस्प बात यह है कि जो हमारा ज़िला है बस्ती, उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी उन्मूलन का कानून बना,
उसके पृष्ठभूमि में जब पहले जांच करने गए चौधरी चरण सिंह, तो मेरे ही ज़िले में गए और उन्होंने पाया इस बात को, उन्होंने पाया कि किस तरीके से जमींदार लोग, ये जो तालुकेदार, जमींदार नहीं, मैं तालुकेदार की बात करूँगा, किस तरीके का, तो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लूँगा तो राजनीति आ जाती है, राजनीति ना आए, हम लोग सीधे किसान आंदोलन की बात करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, कई नाम ऐसे हैं जो अलग अलग दलों से जुड़े मिल जाते हैं, तो मैं उस पर नहीं जिक्र करूँगा। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि चौधरी चरण सिंह जब गए तो अन्य दलों के लोग भी उनके साथ थे और उन्होंने देखा कि किस किस तरीके से फरेब हो रहा है। और इस नाते जो यूपी का जमींदारी उन्मूलन का जो कानून बना, जिसके लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे गोविंद बल्लभ पंत तो थे ही, राजेश टंडन सबसे ज़्यादा जो है प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि किसानों के बीच के बड़े ही लोकप्रिय नेता थे और वो लगातार किसानों के बीच में सक्रिय रहे। और जब विधानसभा के अध्यक्ष बने थे यूपी के, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने को राजनीति से अलग नहीं कर सकता, मुझे आपने अध्यक्ष जरूर बना दिया लेकिन मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं राजनीति करूँगा। और जिस दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा ने जमींदारी उन्मूलन कानून को पारित किया, उसी दिन वो मंच पर खड़े हुए अपने डायस पर अध्यक्ष पद से, और उन्होंने कहा कि मैं जमींदारी उन्मूलन के इस कानून को पारित होने के लिए ही इंतजार कर रहा था और मैं अब विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूँ। आप सोचिए कि कैसे कैसे कमिटमेंट के लोग थे। और राजेश टंडन की ज़्यादा याद नहीं होती है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि टंडन जी ही वो व्यक्ति थे जो 1937 के इलेक्शन में इलाहाबाद से निर्विरोध चुनाव जीते थे, 37 में, और 1952 के लोकसभा चुनाव में भी इलाहाबाद से निर्विरोध जीते थे। उनके खिलाफ कोई मैदान में नहीं उतरा था। आप सोच लीजिए कि एक आदमी जो खत्री कम्युनिटी से आता था, उस आदमी के कितने लोग होंगे खत्री इलाहाबाद शहर में, आप बताइए जो, लेकिन कितना सम्मान रहा उस आदमी का। और वो टंडन जी भी किसानों के आंदोलन से निकले हुए एक नायक थे जो है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब राज्यसभा में भी थे वो, जब राज्यसभा में उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं काम नहीं कर सकता नैतिक आधार पर, क्योंकि अगर मैं काम ही नहीं कर सकता तो मुझे राज्यसभा में क्यों रहना। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनको भारत रत्न जब दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं आ सकता, तो उनको भारत रत्न इलाहाबाद जाके राजेंद्र बाबू ने दिया। पूछा कि कहाँ दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा पुराना विद्यालय है वहीं दिया जाए। तो अगर आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देखे हो तो हिंदू हॉस्टल के सामने ही जो विजयनगरम हॉल है, उसी जगह पर जो है राजेश टंडन को भारत रत्न दिया गया है। तो अगर आप पूरे इस अध्याय को देखेंगे और किसान आंदोलन का वहाँ से लेकर के और यहाँ तक, तो राजेश टंडन जी ने मेरे ज़िले बस्ती में ऊख किसान संघ बनाया, मैंने गन्ना किसानों का एक संघ बनाया। और किसानों के आंदोलन का ही प्रेशर था कि जब गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में 1937 में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो किसानों के मामले में कई सारे फैसले लेने पड़े, जिसमें है 1938 का शुगर केन कंट्रोल एक्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग जब बात हम लोग करते हैं किसान आंदोलन पर, तो हम लोग भूल जाते हैं कि विधानसभाओं में क्या हुआ या विधानमंडलों में क्या हुआ। 1938 का जो शुगर केन कंट्रोल एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने ये तय किया कि कोई भी किसान का जो पुराना गन्ने का रेट है उससे कम नहीं दे पाएगी चीनी को। पहले तो कम दे देते थे, भाई इस साल आपको 20 रुपया मिला तो अगले बार 15 दे देंगे। और अभी अरविंद मोहन भाई साहब बैठे हुए हैं, आप ये देखिए इनके चंपारण इलाके में अगर गन्ना 250 में बिक रहा होता तो हमारे यहाँ 350 में बिक रहा होता। नदी के उस पार इस पार में ये हालत होती है। तो गन्ना किसानों के शोषण से मुक्ति दिलाई, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तब भी गन्ने की सबसे ज़्यादा मिलें थी, जो चीनी मिलें सबसे ज़्यादा, और वही इलाका है जहाँ गन्ने की आरंभिक मिलें शुरू हुई चंपारण के इलाके में, और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में सबसे पुरानी चीनी मिलें वहीं स्थापित हुई। तो गन्ना किसानों को संगठित किया, धीरे धीरे और जगहों पर संगठित किया। लेकिन जब मालवीय जी ने जो इस सभा को बनाया था, तो उनको ये लगा था कि राजनीतिक दलों को किसानों के संगठन बना लेने चाहिए, और किसानों के संगठनों के बनाने का सिलसिला लगातार चलता रहा। आप देख लीजिए कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके पास किसान संगठन ना हो। तो कांग्रेस ने जो किसान संगठन बनाया था वो बाद में वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया, जो उसका जो पूरी ताकत थी वहाँ चली गई, उधर चली गई। और धीरे धीरे करके अलग अलग भारतीय किसान संघ भी बना, जो है वो बहुत बाद में बना है। वो जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो है भारतीय किसान संघ बना, जिसको आप ये कहेंगे कि भारत के प्रमुख किसान संगठनों में है। लेकिन उसका और बाद में बहुत सारे किसान संगठन बनते बिगड़ते रहे। लेकिन अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे
तो अवध में किसान जागरण बहुत ही मध्यम पड़ चुका है। जहाँ मुंशीगंज गोलीकांड हुआ, जहाँ वो, क्योंकि वो परिस्थितियाँ नहीं हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत बन चुका है जहाँ जमींदारी उन्मूलन तो हुआ, लेकिन इस समय ये सबसे ज़्यादा देश के छोटे किसानों का प्रांत है जो है। और इतना छोटा प्रांत जहाँ जो है खेती करके जिंदा रहना बहुत ही कठिन हो गया है जो है। क्योंकि जब पहले जो बहुत सारी रिपोर्टें आई उसमें ये कहा गया कि अगर एक 5-6 सदस्यीय परिवार का अगर भरण पोषण करना है तो उसको अगर आदर्श स्थिति होगी कि अगर उसको 6-7 एकड़ ज़मीन उसके पास हो जाए तो काम चल जाएगा जो। अगर उससे कम ज़मीन है तो उसका भरण पोषण भी मुश्किल होगा। और आज जबकि खेती की लागत बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आज का जो किसान आंदोलन है या जो हुआ है इस बीच में, उसका भी बड़ा मजाक उड़ाया गया। अगर आप उठा के देखेंगे तो संभवतः ये पहला किसान आंदोलन होगा जिस पर इतनी छींटाकशी हुई है। छींटाकशी के 2 कारण थे। कुछ लोग हैं जो कि अज्ञानी लोग थे, कुछ लोग हैं जो राजनीतिक कारणों से, और कुछ लोग हैं जो कि जानबूझ करके किसान संगठनों के आपसी अंतर्द्वंद के नाते जो है उन्होंने तरह तरह का, मतलब जबकि मुद्दे साफ थे। और प्रधानमंत्री जी ने भी बड़प्पन का परिचय दिया कि जब उन्होंने तीनों कानूनों को वापस ले लिया जो है। क्योंककि सच बात है कि कोई भी कानून बिना सहमति के बनाने की ज़रूरत नहीं है। कानूनों के बनाने की प्रक्रिया भारत में वैसे बहुत लंबी है, 265 दिन लग जाते हैं एक कानून के बनने में। तो ठीक है, वो कानून उसके बाद जो है विचार विमर्श करके आए। MSP पर भी एक बातचीत चल रही है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये मेरा विषय है, ये तो विषय ऐसा है जिस पर मैं ज़्यादा बोलता ही रह सकता हूँ, लेकिन मैं अधिक समय ना लेके अरविंद मोहन भाई साहब को सुनूंगा। और अंत में केवल इतना कहना चाहूँगा कि अवध का जो किसान आंदोलन है वो भारत के आदि किसान आंदोलनों में आप जोड़ सकते हैं उसको, जिसने उसके बाद बहुत सारे आंदोलनों को एक दिशा दी। और ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, इसका राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं था। बाद में और राजनीतिक दल इसके अनुगामी बने, ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता इसके अनुगामी बने। लेकिन ये जरूर है कि उस आंदोलन ने जो एक जागृति पैदा की, तो क्या है, बारदोली तो उसके बाद हुआ ना। अगर आप उठा के देखेंगे, बारदोली में भी उसको चर्चा हुई। 1931 में जब सरदार पटेल के नेतृत्व में जब कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें किसानों के सम्मेलन, उस पर चर्चा हुई। और उसके बाद जो है 1936 में फैजपुर में एक दिलचस्प घटना घटी। फैजपुर का पूरा अधिवेशन ही गाँव में हुआ। और उसके पीछे भी लोगों को पता नहीं कि साने गुरुजी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसके पीछे जो असली प्रेरक थे वो साने गुरुजी थे। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को चाहिए कि किसानों का एक सम्मेलन जो है ये मतलब किसानों के गांव में करे कम से कम। तो फैजपुर में जो सम्मेलन हुआ उसमें जो है मुख्य प्रेरक कर्ता धर्ता वो वही थे। और उसके बाद जो है सबसे दिलचस्प बात और घटी वहाँ कि भारत में किसी गांव में पहला टेलीफोन अगर लगा तो 1936 में फैजपुर में लगा। ये केवल जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि उसके पहले भारत के किसी गांव में कोई फ़ोन नहीं था। क्योंकि 1946 में जब आज़ादी मिली तब हमारे पास तो केवल 80,000 टेलीफोन थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों को मिला करके। और उससे ज़्यादा जो है टेलीफोन सिडनी सिटी में थे। तो ज़्यादा संदर्भ नहीं लूँगा, मैं ये कहूँगा कि ये आदि आंदोलन, इसने बहुत सारे आंदोलनों को, बहुत सारी धाराओं को ताकत दी। और इस आंदोलन को आप लोगों ने याद किया अयोध्या पर्व के मौके पर, तो ये बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ। क्योंकि राष्ट्रीय मंच पर ये पहला प्रयास है जब आप लोगों ने अयोध्या पर्व के मौके पर उस आंदोलन को याद किया जहाँ से अवध का इतिहास शुरू होता है। क्योंकि अवध का तो इतिहास ही अयोध्या से शुरू होता है। अवध की तो राजधानी ही अयोध्या रहा, जो तत्कालीन फैजाबाद था। और आप ये समझ लीजिए कि 1700 कुछ साल भूल रहा हूँ, जब शहादत अली खां की मौत हुई तो इसी अवध में ट्रेजरी में 14 करोड़ रुपए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी अवध ने 4 करोड़ रुपए का कर्जा दिया हुआ था
जब सलीमन ने, आप सोच लीजिए कर्जा, ये कहाँ से इतना पैसा आया था? ये किसानों से ही आया था और कोई आंदोलन नहीं चला था। उसके पहले जो आंदोलन चले थे, एक वो चला था पड़ौना में और हमारे अमोढ़ा में और 2-3 और रियासतों में। उसमें नवाब सआदत अली खान ने, एक ब्रिटिश आया हुआ था वहाँ, उसने ऐसा अंधेर गर्जी मचा ली थी कि इन लोगों ने बगावत कर दी थी। उसके पहले एक ही घटना हुई है और अवध के नवाब ने हटा दिया उनको, और वायसराय के कहने के बाद भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा आदमी नहीं चाहिए हमें जो। तो ये घटना बताती है कि किसानों के साथ जो अवध के, अगर नहीं रहा होता तो इतने लोग थोड़ो शहीद हो गए होते, आप उठा के देख लीजिए जो। और लाखों लोग जो है लखनऊ को आज़ाद कराने के लिए नहीं चल पड़ते। वो कौन लोग थे? जो वो किसान थे। तो किसान जो है भारत की आज़ादी की 1857 की लड़ाई से लेकर 1947 तक वो धुरी बने रहे। और उसमें जो अवध के किसानों ने भूमिका निभाई, जो चंपारण के किसानों ने भूमिका निभाई, अब उसकी धार मध्यम पड़ रही। मुझे लगता है कि उस पर नए सिरे से अयोध्या पर्व जैसे संगठनों को रोशनी डालने के लिए भाई मोहन सिंह जी हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, इनके जैसे लोगों को का सहयोग लेकर के कुछ करना चाहिए जो है। और अगले बार जब अयोध्या पर्व हो तो उसमें हम लोग जो है अवध किसान आंदोलन पर एक बढ़िया किताब का विमोचन करें, जो अरविंद मोहन भाई उसको संरक्षण दें। बहुत आभारी, बहुत धन्यवाद आपका। भाई अरविंद कुमार सिंह जी ने बहुत ही अच्छा अवध किसान आंदोलन पे बताया कि दरअसल संत समीर जी जिसको कह रहे थे कि जब अवध किसान आंदोलन चल पड़ा था उस समय लोगों की कैसी स्थिति थी, तो अरविंद कुमार सिंह जी ने कहा कि इसकी जड़ें 1857 में थी। उसके बाद जो ज़मींदारी की प्रथा थी, जो उसका सिस्टम था, उसको अंग्रेज़ों ने बदल दिया था। पहले जो ज़मींदार थे उनका गांव वालों से आपसी स्नेह संबंध था, परस्पर स्नेह का, प्रेम का संबंध था। वो संबंध टूट गया था। अंग्रेज़ों ने उस संरचना को विकृत कर दिया था। पहले वहाँ जहाँ राजपूत थे अन्य जातियाँ भी थीं, ऐसा इन्होंने कहा। और अवध किसान आंदोलन एक सफल आंदोलन रहा, इन्होंने कहा। इसके बाद बड़े भाई अरविंद मोहन जी से कहूँगा कि वो बोलें, और चूँकि उन्होंने चंपारण पे कार्य किया है तो कुछ गांव पे बोलें, क्योंकि इस महानगर में ऐसे गांव दिखते हैं और होते हैं जो अपने खेत खो जा रहे हैं और तब भी गांव बने हैं। जैसे मैं नोएडा में ही देखता हूं तो कई गांव हैं, सोरखा गांव हैं, जो गांव हैं और खेत नहीं हैं। तो गांधी जी के नाते, चंपारण के नाते गांव का क्या भविष्य है, कृषकों का क्या भविष्य है, गांव का क्या भविष्य है, इस पर भी कुछ रोशनी डालें। क्योंकि गांधी जी के लिए ग्राम स्वराज होता तो हिंदू स्वराज होता, ऐसा गांधी जी कहते थे। आइए भाई साहब। दोस्तों, मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे बोलने का अवसर मिला और अयोध्या पर्व में अवध किसान आंदोलन पे बोलने का अवसर मिला। पढ़ाई मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है इस विषय की, ये पहले मैं आपको बता दूं। और बहुत पहले जो पढ़ा था वो चीज़ें स्मृति में कहीं हैं, लेकिन बहुत भरोसे की नहीं हैं। और कुछ जिन प्रोजेक्ट्स पे मैं अभी उलझा हुआ हूँ उससे इतना समय नहीं मिला कि नया कुछ कर सकूं। हालांकि जब कहा गया था बोलने को तब से लेके आज तक के बीच समय पर्याप्त था, थोड़ा काम कर सकता था। लेकिन मामला काफ़ी सीरियस था, इसलिए मैं उसमें हाथ लगाने से डर रहा था। मामला ये सीरियस है कि इस बीच अवध किसान आंदोलन इतिहासकारों में फैशनेबल रहा है काफ़ी। हॉब्सबॉम बड़े इतिहासकार दुनिया में हुए, उन्होंने एक शब्द दिया सोशल बैंडिट्री। सोशल बैंडिट्री का मतलब ये होता है कि उद्देश्य तो सामाजिक हो, तरीका गैरकानूनी हो। तो ये फैशन में आया और हमारे टीचर थे माजिद सिद्दीकी,
उन्होंने, वो अवध के थे, अवध से उनका नाता था, उन्होंने तुरंत इसको बाबा रामचंद्र मूवमेंट पे लागू किया और मदारी पासी के आंदोलन पे लागू किया और अच्छा पर्चा लिखा, काफ़ी बढ़िया। लेकिन तुरंत फिर इतिहास में एक नई धारा शुरू हुई, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। आप में से कितने लोग जानते होंगे ये नहीं कह सकते। तो उस धारा में काफ़ी काम हुआ। बाबा रामज्ञान पांडे का काम काफ़ी अच्छा है और उन्होंने बहुत काम किया, वो भी उसी इलाके से उनका संबंध है। लेकिन सबसे ज़्यादा काम मेरठ यूनिवर्सिटी में थे कपिल कुमार, उन्होंने किया, जो कई नामों से छपा, कई बार छपा, कई तरह से उसकी पढ़ाई उन्होंने की और उनका जुड़ाव आंदोलन से थोड़ा, मैं मानता हूँ, आंदोलन के लोगों से ज़्यादा था और अभी तक है। उनकी किताबें भी काफ़ी हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सब लोग जब लिख रहे थे तो इतिहास लिखने से ज़्यादा इनका ध्यान कुछ और चीज़ों पे था और वो और चीज़ ये है कि गांधी को डैमेज करना इनका एक उद्देश्य था। कई बार बार किसान आंदोलन को गांधी के नाम पे कैसे ठगा गया, खास तौर से अवध किसान आंदोलन को लेके दिलचस्प किस्से वो भी हैं, वो कोई कम दिलचस्प नहीं है कि बाबा रामचंद्र को ये कहा गया कि तुम चलो, तुमको गांधी से मिलवाते हैं, और उनको बुर्का पहना के ले जा रहा था। उनको ट्रेन में बैठा दिया गया, स्टेशन पे उतार के कि यहाँ बैठो, अभी गांधी जी आएंगे तो तुमसे भेंट कराएंगे। और पुलिस को जाके बोल दिया गया कि वो बुर्के वाला आदमी जो है वो बाबा है। तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया और करीब 10,000 किसान रायबरेली जेल को घेरे रहे पूरी रात और भूखे प्यासे घेरे रहे। तो ये भी था उसमें कि मच्छर बहुत, अगस्त में ये गिरफ्तारी हुई थी, अगस्त 20 में। तो बाबा रामचंद्र ने डर के मारे कि कांग्रेसियों को नुकसान हो जाएगा और गांधी जी को नुकसान हो जाएगा, उन्होंने नहीं बताया कि मैं कैसे गिरफ्तार हुआ, क्योंकि वो गांव से बोल के तो चले थे कि जा रहे हैं गांधी जी से मिलने, और जब गिरफ्तारी हो गई तो कैसे गिरफ्तार हुए ये बताना मुश्किल था। तो उन्होंने ये बात नहीं बताई, ये उनकी डायरी का किस्सा है। तो एक और बाबा रामचंद्र इस लेवल पे थे, सोच रहे थे कांग्रेसियों का भला, राष्ट्रीय आंदोलन का भला। लेकिन दूसरी ओर जिस चीज़ का मैं जिक्र तो कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि किसी को अगर इस्तेमाल करना हो ये तथ्य तो थोड़ा जांच परख कर ले, क्योंकि मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि मोतीलाल जी की चिट्ठी है उस समय जवाहरलाल जी को, उस चिट्ठी में ये जिक्र है कि तुम अवध के किसानों में काम करो क्योंकि इससे तुम्हारा इलेक्ट्रल प्रोस्पेक्ट बढ़ेगा। ये 1920 की बात है, जब चुनाव अभी लड़ने की कोई बात कहीं थी नहीं ढंग से। तो तब जवाहरलाल जी किसानों में क्यों काम कर रहे थे। अब ये हल्की बातें हैं, मैं इनका जिक्र भर कर दे रहा हूँ, मैं इसको दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये सही ही है, क्योंकि मोतीलाल जी की चिट्ठी मैं चाहता था देख लूँ, कम से कम मोतीलाल जी की चिट्ठी देखने के बाद ये कंफर्म होता। तो एक पर्पज तो इस बीच की जो मैं हिस्ट्री राइटिंग की बात बेसिक कर रहा हूँ कि इतिहास लिखा गया, उसमें नेहरू को डैमेज करना एक उद्देश्य रहा है कि नेहरू ने उस आंदोलन को, और आंदोलन में दरार हुई। अभी बार बार अरविंद मालवीय जी और टंडन जी की बात कर रहे थे। मालवीय जी ने किसान आंदोलन शुरू कराया था और शुरू करने की प्रेरणा वो थी, लेकिन होम रूल तक तो ये बात ठीक चली, लेकिन जब असहयोग की बात आई तो उस पर किसान आंदोलन टूट गया और उसमें किसान संगठन और अवध किसान ये अलग अलग बन गए। और मालवीय जी का रिश्ता इस ग्रुप से नहीं था जिसने आंदोलन किया था, ये बाबा रामचंद्र वाला, तो वो एक अलगाव बन गया था वहाँ। तो ये बाद की चीज़ें इसी कांग्रेस से हैं जो नेहरू जी के लीडरशिप में वहाँ कम से कम इलाहाबाद में चलती रही। तो एक पर्पज वो था, और गांधी का नाम बार बार लिया गया क्योंकि उस समय गांधी बड़े थे। और मैं मानता हूँ कि ये जो सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी हुई वो अकेले अवध के लिए नहीं हुई, वो सारे इलाकों में ऐसे जो छोटे छोटे आंदोलन हुए नीचे के बगावत से, गरीबों के, कमज़ोर जमात के, वैसे 50 आंदोलनों का जिक्र हुआ। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि इस सब का उद्देश्य ये था कि बताएं कि गांधी का आंदोलन कुछ नहीं था, ये आंदोलन बड़े थे और इन्होंने ही असली आज़ादी दिलवाई। गांधी बस उसको समेट रहे थे या नेतागिरी हड़प ले रहे थे वो और अपने एजेंटों के माध्यम से। मैं इस तथ्य को या इस लाइन को एकदम नहीं मानता हूँ कि गांधी ने आके कहीं आंदोलन हड़प लिया हो
या वो सिर्फ नेतागिरी पाना चाहते हों या, लेकिन आंदोलन हुए बड़े। और अवध के जिस आंदोलन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं ये काफ़ी बड़ा आंदोलन था। बड़ा आंदोलन इस मायने में भी था कि यहाँ जो शिकायत ली गई सरकारी तौर पे कि आपको क्या शिकायत है, वो शिकायत एक आने के साथ अर्जी ली गई, एक आना उसमें फीस, 1 लाख से ज़्यादा लिखित शिकायत आई थी। अब 1 लाख से ज़्यादा लिखित शिकायत आए, इस आंदोलन को आप छोटा कैसे मानेंगे? उससे भी बड़ी बात ये थी कि बाबा रामचंद्र और मदारी पासी जो थोड़े बाद के आंदोलन के नेता हैं इनकी सभाओं में 1 लाख आदमी जुटना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये बहुत छोटे नोटिस पे 1 लाख लोग जुट जाते थे इनकी सभाओं के लिए। और उस ज़माने में जब माइक बढ़िया नहीं थे या किसानों के लिए माइक उपलब्ध होना मुश्किल था, उस ज़माने में 1 लाख की सभा को संबोधित करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि 1 लाख लोग सुन लें, ऐसी आवाज़ बहुत मुश्किल थी। और उस दौर में गांधी अकेले ऐसे नेता बने जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं थी, नहीं तो उसके पहले सिर्फ अच्छा बोलने वाले लोग ही नेता बनते थे। और गांधी की सभाओं में लाख की भीड़ आती थी, अदरवाइज़ किसी और की सभा में लाख की भीड़ नहीं आती थी। अवध में लाख की भीड़ आई। और दिलचस्प किस्से उसके भी हैं कि किस तरह से ये सभा को संबोधित करते थे। मदारी पासी के लिए कहा जाता है और बाबा रामचंद्र के लिए भी कि पेड़ों के बीच रस्सी में खाट बांध के उनके लिए मंच बनता था और चारों ओर लोग रहते थे। एक स्टेज के एक तरफ लोग नहीं रहते थे, चारों ओर लोग रहते थे। तो इसलिए उनकी सभा में लाख लोग आ जाते थे और लाख लोग उनकी बात सुन लेते थे। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इस तरह की बहुत सारी हैं इन दोनों आंदोलनों को लेके। और आग की तरह आंदोलन फैला। जो सदस्यता अभियान और जो कमेटी बनाने के रिकॉर्ड हैं वो भी बहुत अद्भुत हैं। और जैसे कभी 450 गांव 500 गांव में यूनिट बन जाना साल भर में। अब आप कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप से अगर आपका रिश्ता रहा हो कभी या आपने ठीक से देखा हो तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कितना मुश्किल काम है। 450 यूनिट बना लेना, ये गौरीशंकर मिश्रा जैसे लीडर ने करा लिया मालवीय जी के कहने से और कांग्रेस के कहने से। तो इस तरह की यूनिट्स बनी और इस तरह का काम संगठन में हुआ और तुरंत सब जगह मैसेजिंग का एक तरीका ये था कि राम राम कहना है और एक गांव से दूसरे गांव मैसेज पहुंच जाएगा, लोग जुट जाते थे। तो इस तरह की मैसेजिंग हुई और बहुत कुशलता से हुई। लेकिन इस आंदोलन की वही विशेषता नहीं थी। इस आंदोलन में कुछ और भी विशेषताएं थी बहुत खास। एक का जिक्र तो बहुत हुआ कि बाबा रामचंद्र के झोली में हर दफ़े रामचरितमानस रहता था और ये आदत उनकी फिजी से थी। फिजी में भी उन्होंने ये सब किया था, रामलीला करने से लेके और आंदोलन करने तक का। बल्कि जो कलकत्ता के अखबार में लेख लिखा उस लेख पे ही उनके खिलाफ पुलिस लगी, तो वहाँ से भाग के वो आए थे यहाँ 1909 में आ गए थे। और तब से अवध के गांवों में भी जब वो घूमते थे तो उनके झोले में रामचरित, बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग है। आज अभी मैं देख रहा था उनकी चिट्ठी। और जो कपिल कुमार का किस्सा मैं कह रहा था, कपिल कुमार उनकी पूरी डायरी लेके आए थे, उनकी चिट्ठियाँ लेके आए थे, क्योंकि बाबा रामचंद्र ने बाद में अपने बुढ़ापे में शादी कर ली थी। उसी रोड गांव में रहते थे और वहाँ उन्होंने शादी कर ली। और जिस जग्गी देवी से शादी की वो मेरे ख्याल 12-13 साल की थी तब, जब उनकी शादी हुई थी तब। तो वो लड़की थी जो उनकी सेवा वैसे करती थी, तो वो रहने लगी। और वो लड़की बाद में बाबा के लिए बहुत ही सहायक और मददगार बनी। 2 बेटियां हुई उनकी। और जग्गी देवी को मैंने भी देखा है। जग्गी देवी दिल्ली आई थी, इमरजेंसी में एक दफ़े रेल का भाड़ा बढ़ा। जग्गी देवी कई तरह के काम करती रहीं बाद में, बाबा के जाने के बाद और आंदोलन ख़त्म होने के बाद। कुछ गाय पालने का, कुछ खादी का, कुछ इस तरह का काम जिससे उनको लगता था कि गांव वालों का भला होगा, वो लगी रहीं।
और जब कपिल कुमार गए थे रिसर्च करने, मैं उस समय जूनियर था यहाँ, तो आके किस्से हम लोग उनसे सुनते थे, तो सारे कागजात बहुत संभाल के रखे हुई थी। और जब उनको ये भरोसा हो गया कि कपिल कुमार ये काम करेंगे ठीक से, तो उन्होंने सारे कागजात सौंप दिए। तीनमूर्ति में वो कागज़ हैं अभी भी, सारे उनकी डायरी और चिट्ठियाँ, तो कपिल कुमार को उन्होंने दिया। बाद में इमरजेंसी में एक दफ़े रेलवे ने भाड़ा बढ़ाया, तो जग्गी देवी ने लोकल लेवल पे एक आंदोलन किया और गाड़ियाँ रुकी रहीं कई दिन, तो वो सब चला और उसके जवाब में सरकार ने उनका पेंशन रोक दिया। जो स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिलता था उनके पति के नाम से, वो पेंशन रुक गया। तो उसके लिए श्रीपत मिश्रा थे चीफ मिनिस्टर, वो बाद में एमपी होके यहाँ रहे। तो मुझे याद है कि जग्गी देवी फिर उनके यहाँ गई और श्रीपत जी लगे, तो फिर उनकी पेंशन चालू हुई, नहीं हुई, लेकिन कुछ लिखा पढ़ी हुई। वो मरी हैं 88-89 में जग्गी देवी, लंबा जीवन जिया, लेकिन उस सोसाइटी में रही। खेती बाड़ी उनकी थी नहीं, बाबा रामचंद्र की भी नहीं थी, उनकी भी नहीं थी, तो उनका जीवन काफ़ी मुश्किल रहा। 2 बेटियां पालना और जीवन चलाना और फिर सामाजिक काम करना। और इससे भी ज़्यादा मुश्किल जीवन पॉसिबली हमारे दूसरे हीरो मदारी पासी का था, क्योंकि पासी जाति आप जानते हैं कि पासियों के पास खेती वैसे भी बहुत नहीं होती। तो मदारी पासी भी पशु पालते थे, कुछ उन्होंने उद्यमी थे ज़्यादा सामान्य से, तो उन्होंने कुछ जानवर पाले थे और उन्हीं जानवरों के बल पे वो। और मदारी पासी तो पढ़े भी नहीं थे। बाबा रामचंद्र तो पढ़े लिखे थे और रामायण पढ़ लेते थे। और लेकिन इन आंदोलनों के 2 धाराओं की खूबी ये थी कि इन्होंने, ये स्पेशल है असल में, और किसान आंदोलन देश में बहुत हुए हैं, लेकिन इन दोनों आंदोलनों में की खूबी ये है कि बाबा रामचंद्र ने रामचरितमानस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया। जहाँ बोलते थे, जहाँ भाषण देते थे, उसमें तमाशा भी करते थे। जब बड़ा वहाँ जलसा हुआ तो वहाँ अपीयर हुए तो रस्सी वस्सी बांध के अपीयर हुए। जैसे किसान जकड़ा हुआ है जमींदारों और अंग्रेज़ी हुकूमत के जाल में, तो वो जंजीरों में बंध के आए स्टेज पे। बड़ा नाटक वो नाटक जब 1 लाख से ज़्यादा लोग जुटे थे, तो बाबा रामचंद्र ये भी करके आए, लेकिन मुख्य रूप से वो रामायण का ही इस्तेमाल उन्होंने किया। तो एक टेक्स्ट के तौर पे रामचरितमानस का ऐसा इस्तेमाल, क्रांतिकारी इस्तेमाल, ये पहली बार इतिहास में दिखाई देता है। अवध के किसानों में ही नहीं, हिंदुस्तान के किसानों में या ग्रामीण जीवन में रामचरितमानस के दोहे तो इस्तेमाल इस तरह से होते हैं कि हर मौके पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्रांतिकारी इस्तेमाल इस किस्म से हो, एक जुल्म हटाने के लिए एक मुश्किल लड़ाई में, ये बाबा रामचंद्र ने किया। और इस पे कायदे से काम अभी और होना चाहिए कि किस किस चौपाई और दोहे का इस्तेमाल वो किस तरह से करते थे, किन अवसरों पे करते थे। अगर उपलब्ध हो तो वो काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा रामचरितमानस पे भी अलग किस्म की रोशनी पड़ेगी। मदारी पासी के यहाँ रामायण का इस्तेमाल उतना नहीं हुआ। वो थे अवध के, थोड़ा कानपुर तरफ के थे और संडीला के पास उनका गांव था, तो थोड़ा और इस तरफ के इलाके भी उसमें आए। लखनऊ भी, बल्कि उनके इसमें तो लखनऊ भी आया उनके आंदोलन के समय। मदारी पासी के आंदोलन में एका आंदोलन के नाम से वो जाना गया, उसमें सत्यनारायण कथा का इस्तेमाल हुआ बहुत ही दिलचस्प ढंग से। तो सत्यनारायण कथा का इस्तेमाल, रामचरितमानस का इस्तेमाल तो हम सब लोग जानते हैं कि हम सब अपने जीवन में भी करते हैं, कुछ न कुछ दुआ चौपाई, मुश्किल हो तो, अच्छा हो तो, बुरा हो तो। लेकिन सत्यनारायण कथा का इस्तेमाल आंदोलन के लिए हो, ये मदारी पासी के आंदोलन में हुआ। उनके आंदोलन में कुरान का भी इस्तेमाल हुआ। उनके आंदोलन में गंगा का इस्तेमाल, गंगाजल का इस्तेमाल भी हुआ। बल्कि एका नाम से जो आंदोलन चलता था, वो ज़मीन में एक छेद कराते थे गांव के सब लोगों को जुटा के, और उस छेद में गंगाजल डाला जाता था और ये शपथ ली जाती थी कि हम बेगारी नहीं करेंगे, हम जितना टैक्स बंधा हुआ है उतना ही देंगे और बाकी चीज़ें नहीं देंगे, जिसका जिक्र अरविंद कर रहे थे और बहुत विस्तार है असल में उसमें। वो आबो आबों की परंपरा असल में मुग़ल पीरियड से चली आ रही है,
जो ज़मींदारी की वो प्रथा थी, उसमें टैक्स के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ज़मींदार अपना हक मानते थे कि ये उनको मिलना चाहिए, और वो बिगड़ता ही गया दिन पर दिन। ज़मींदारी जब बिगड़ती गई अंग्रेज़ी हुकूमत में। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें असल में कहना चाहता हूँ आंदोलन के विवरणों के अलावा, या विवरणों का बहुत ज़्यादा उसकी गुंजाइश न हो, तो कि अंग्रेज़ी हुकूमत के पहले हमको किसान आंदोलन के किस्से कम दिखाई देते हैं। विद्रोह हुए हैं केंद्रीय शासन के खिलाफ, लेकिन वो सिर्फ खेती और किसानी के सवाल पे नहीं हुए हैं। अंग्रेज़ी हुकूमत आने के बाद से ये विद्रोह बढ़ते गए हैं दिन पर दिन, और बाद में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन तो मुख्य रूप से मैं मानता हूँ कि किसानों के कंधे पे चला, और गांधी की होशियारी थी, राष्ट्रीय आंदोलन की होशियारी थी कि उसने इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने हक में कर लिया। और आज प्रधानमंत्री थोड़ा कम बोलते हैं कोरोना आने के बाद, नहीं तो ये कि 5 ट्रिलियन की इकनॉमी हमको बनना है और दुनिया में जाने किस पोजीशन पे आ जाना है। 3 ट्रिलियन होने के बाद हम कहाँ पहुँच गए, ये बात वो बड़े शान से बोलते हैं, और हम लोगों को भी लगता है कि चलिए इकनॉमी बढ़ रही है, देश की ताकत बढ़ रही है, और ये शान की बात है, और ये आपके लीडरशिप में हो तो और अच्छी बात है। अभी कुछ रिसर्च हुए हैं दुनिया में और हिंदुस्तान में ख़ास तौर से, उनसे ये पता लगता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान से 45 ट्रिलियन की रकम लूटी है। अब आप सोचिए कि आज 5 ट्रिलियन पे या 3 ट्रिलियन पे हम लोग गर्व कर रहे हैं, ब्रिटिश हुकूमत ने 45 ट्रिलियन हमारे यहाँ से लूट की है। और ये 45 ट्रिलियन जो है, यहाँ तब बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं थी, तब सर्विसेज जो आज इकनॉमी का बड़ा हिस्सा माना जाता है, ये नहीं था इसके देने का। ये मुख्य रूप से खेती और ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ें ही थी। अपने मुगल सराय में, सोनपुर में, छपरा में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, और शुरू में हम लोग ये पढ़ते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ, तो मुगल सराय में, तो छपरा में, और ये लगता था कि ये बड़े गर्व की बात है। असल में प्लेटफॉर्म वहाँ बनने का कोई मतलब नहीं था सामान्य ढंग से, न इतने यात्री आते हैं न जाते हैं। ये मुख्य रूप से वसूली के सेंटर थे, जहाँ खेती का सामान पैदा होके वसूल के आता था, और वहाँ से ट्रेन में लद के जाता था यूरोप। इंग्लैंड से जब जहाज़ आते थे तो खाली आते थे, यहाँ से जहाज़ भर के जाते थे, और वो मुख्य रूप से नील, अफीम, जई, चावल, केला, चाय, इसी तरह की चीज़ों से भर के जाते थे उधर से। और सिर्फ अंग्रेज अपनी खपत के लिए नहीं ले जाते थे, वो दुनिया में व्यापार इसका कर रहे थे। नील का व्यापार सारी दुनिया में कर रहे थे, अफीम का व्यापार, चीन में लड़ाई मुख्य रूप से अफीम के लिए हुई, तो सारा कुछ यहाँ से पैदा करा के वो ले जाके बेचते थे, और उधर से ले आने लायक उनके पास कोई सामान नहीं होता था, वो खाली जहाज़ उधर से आते थे। पहले झारखंड और बिहार में रिश्ता ऐसा था कि बिहार से जो ट्रक जाते थे झारखंड, वो भरे हुए जाते थे इसी तरह की चीज़ों से, और उधर से खाली आते हुए जहाज़ पे लोग कोयला लाद लेते थे, मुफ्त का कोयला। और अभी भी बिहार के पॉलिटिक्स में और इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका मुख्य काम इसी कोयले का बिजनेस है, कि खाली ट्रक पे कोयला उधर से लदवा के मंगा लिया, उसका कुछ बहुत पैसा देना नहीं पड़ा, और यहाँ फिर उसको बेच के वो अपना काम करते रहते हैं। इंग्लैंड के जहाज़ों के साथ भी यही होता था, वो उधर से नमक लाद लेते थे, और उन्होंने हिंदुस्तान में नमक का कारोबार पूरी तरह अवैध कर दिया। उधर से सिर्फ नमक लाद के ले आते थे, इसलिए नमक के खिलाफ आंदोलन, गांधी का इतना बड़ा आंदोलन चला। लेकिन जो चीज़ें यहाँ से गई, और जो 45 ट्रिलियन पे जाके अंग्रेज़ी हुकूमत के समय गया, वो मुख्य रूप से रेवेन्यू था खेती का, और खेती का बिजनेस था। और खेती पे लगान कितना था, ये आपको आज के लगान आपको कहें कि ज़मीन पे आप मालगुजारी क्या देते हैं, इससे आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। किसी भी दौर में हमारे इतिहास में या दुनिया के इतिहास में
लगान ज़मीन का 1/6 से ऊपर नहीं जाता था, 1/6 से ऊपर नहीं जाता था। ब्रिटिश हुकूमत के समय 33% से 65%, 1/3 से 2/3 लगान लेना ये आम हो गया था। और अवध की बात जो की जाती है मुख्य रूप से, अवध का लगान और भी ज़्यादा, जो तालुकेदारी सिस्टम वहाँ थी वो और भी ज़्यादा त्रासद इसलिए थी कि वो सबके बाद में परमानेंट सेटलमेंट और जो महलवाड़ी उधर एग्रीमेंट हुआ हर आदमी इंडिविजुअल से, उसकी जगह यहाँ सबसे बाद में रेवेन्यू का ये सिस्टम आया। और इस रेवेन्यू सिस्टम में ये भी था, अरविंद जब कह रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि ये 20 साल पे रिन्यू होता था और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको ज़मींदारी चली जाती थी। तो इसलिए राजपूतों से लेके किसी ने किसी और जाति को नहीं दे दिया। राजपूत हो सकता है कम बोली लगाते हों, दूसरी जातियों के लोग या दूसरे लोग उससे ज़्यादा बोली लगाने लगे, और जब ज़्यादा की बोली लगाएगा तो ज़्यादा मुश्किल ढंग से वसूली करेगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो चंपारण का एक मसला था बड़ा, वहाँ ये हुआ था कि पूरे चंपारण का सेटलमेंट सिर्फ 6 जमींदारों के साथ हुआ था, 3 रजवाड़े और 3 और लोग, 6 ही लोगों के साथ पूरे। और जब नील की खेती हुई तो कई 100 जमींदार हो गए थे। तो वहाँ एक दूसरा सिस्टम डेवलप हो गया कि बड़े जमींदारों ने अपनी जमींदारियाँ बांट दी और बेच दी, रेवेन्यू नहीं बढ़ा। उन्होंने रेवेन्यू का रेट परमानेंट सेटलमेंट जो हो गया था उस पर वो रुका रहा। ये जो छोटे ज़मींदार आए, इन्होंने दूसरी वसूलियाँ करके या दूसरे खेती, नील वगैरह की खेती करके अपनी कमाई बढ़ा ली, लेकिन उन्होंने राजस्व नहीं। उत्तर प्रदेश में बाज़ाब्ता राजस्व बढ़ा, अवध इलाके में बाज़ाब्ता राजस्व बढ़ा, इसलिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बगावत हुई। और ये जो इलाके हैं इनकी मुश्किलें और भी बढ़ी। 1857 उसका सबसे बड़ा एक उसकी वजह है, लेकिन 1857 के बाद से रेवेन्यू का मॉडल बदला और इसी में ये भी हुआ कि वर्ल्ड वार भी हुआ, इसी में 6 साल वाला अकाल भी आया बहुत बड़ा, इसी में स्पेनिश फ्लू आया है। अगर आप साल याद करेंगे तो स्पेनिश फ्लू का भी पीरियड वही है। तो भारी तबाही का दौर था इस पूरे इलाके में। और मामला सिर्फ लगान का नहीं था, और या अरविंद जो गिन रहे थे अबवाब का भी नहीं था। मामला लगान का भी था, अबवाब का भी था, नजराने का भी था, बेदखली का भी था, बेगारी का भी था, सूदखोरी का भी था। सूदखोरी की जो रेट के तब के जो रेट, और वही ज़मींदार सूद पे पैसा भी चलाते थे, 10-10% महीने का है। अब 10% महीने पे आप सूदखोरी का हिसाब सोचिए, और नहीं देने पे क्या क्या सज़ा होती थी, उस सारे डिटेल में जाने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। बस ये मानिए कि इस जुल्मी सिस्टम ने किसानों को मजबूर किया कि वो उठ खड़े हों, और हमारे यहाँ सब जगह हुआ है। अभी ये बोल रहे थे कुर्मी, आपने कहा था जाति, संत समीर, मैं सुनने में थोड़ा गड़बड़ है मेरा, तो इसलिए कुर्मी का मामला नहीं है। कोई जाति मैं मानता हूँ या कोई जीवित पदार्थ अन्याय एक सीमा तक ही बर्दाश्त कर सकता है, उसके ऊपर नहीं बर्दाश्त करेगा। तो इसलिए 1870 के आसपास से अगर मुल्क के इतिहास को आप देखेंगे तो आपको किसानों का आंदोलन दिखाई देना शुरू हो जाएगा सब जगह। बंगाल का हो, नील का विद्रोह हो, पवना का आंदोलन हो, महाराष्ट्र पूना का आंदोलन हो, ये सारे आंदोलन 1870 के आसपास से दिखाई देने शुरू होते हैं। क्योंकि जब इस किस्म की वसूली और इस किस्म का बिजनेस शुरू हुआ किसानों के साथ, तो ये वसूली शुरू हो गई। और हर जगह आंदोलन का एक ही तरीका दिखाई देता है कि किसान उठते हैं, ज़मींदारों की पिटाई करते हैं, महाजन सूदखोर की पिटाई करते हैं किसी को, और उसके बाद पुलिस आती है, बहुत बुरी तरह और भी पिटाई करती है। नया ज़मींदार आता है, वो और शोषक होता है, वो और ज़्यादा तबाही ले आता है। ये चंपारण में भी हुआ है और अवध में भी हुआ है। ये सब जगह जो भी नया आता गया। एक प्रतापगढ़ के डीसी थे मिस्टर मेहता, वो माने जाते थे किसानों के लिए थोड़े सिंपैथेटिक। ये जो आंदोलन हुआ है उससे वो कहानी जुड़ी है कि मेहरा साहब के रहते किसानों ने
काफ़ी चीज़ें या ज़मींदारों का आतंक कुछ कम रहता था, क्योंकि सरकार सख्ती करेगी। लेकिन वो कुछ लंबी छुट्टी पे गए, साहब थे तो साहब जाते ही हैं, अपना इंग्लैंड गए, यहीं कहीं छुट्टी मनाने जाते थे। और जैसे वो 2-3 महीने के लिए गायब हुए, ज़मींदारों ने वहाँ जुल्म बढ़ा दिया और उसी में बहुत बवाल हुआ। ये जो बवाल असली 20 का बवाल है वो उसी का है। उसी दौर में किसान निकले और फिर बाद में मेहरा साहब को सरकार ने बुलाया, उन्होंने आके फिर अर्जियाँ ली और अर्जी लेके कई तरह की चीज़ें बदली भी, जिससे आंदोलन थोड़ा एक दौर में थमा। उसके बाद आंदोलन फिर आगे बढ़ा। लेकिन बाबा रामचंद्र के मूवमेंट में एक दूसरी चेतना थी जो चंपारण के किसानों में दिखाई देने लगी थी। तब तक कांग्रेस भी किसानों का सवाल, खासतौर से लखनऊ कांग्रेस के बाद से किसानों का सवाल कांग्रेस के अधिवेशनों में भी आने लगा था। तो किसानों को भी ये लगने लगा था कि इंडिविजुअल लेवल पे किसी से नाराज़गी हो और डंडा मार दीजिए, उससे बात सुधरने वाली नहीं है। जमींदार को पीट दीजिए, महाजन के कागज़ जला दीजिए, उससे कर्ज माफ़ी नहीं हो जाएगी। क्योंकि इसके पीछे जो बैठा हुआ है अंग्रेज़, उसकी ताकत बहुत बड़ी है और उसकी ताकत हिंदुस्तान की ही नहीं है, उसकी ताकत दुनिया भर में बड़ी है। तो हमको अपनी लड़ाई कुछ और ढंग से लड़नी होगी। चंपारण के किसानों ने भी अगर गांधी को बुलाया तो इसलिए बुलाया कि उनको लगा कि हमारे भर से, चंपारण में भी विद्रोह की कई कहानियां हैं, इंडिविजुअल भी वायलेंस की और ग्रुप वायलेंस की भी। अवध के आंदोलन में ये हुआ कि दोनों बार, और मदारी पासी वाले दौर में खास तौर से, मदारी पासी का आंदोलन बहुत तेज़ी से चढ़ा और चढ़ने के साथ ही उतना ही वायलेंट हुआ और उसने बहुत बड़े पैमाने पर मारपीट की। और जैसे मारपीट हुई, सरकार का काम, जमींदारों का काम आसान हो गया, उतने ही जुल्म हुए। अब ये जो कह रहे थे कि गांव-गांव में लाशें लटकती रहीं, मुझे उतने का जिक्र नहीं देखा मैंने कभी। ये हो सकता है कि 57 से कंफ्यूज कर रहे हों। मुझे एक दफ़े ये भी लगा कि 57 के किस्से तो इस किस्म के हैं। किसान आंदोलन में इस तरह से लाशें लटकाने वाले किस्से कम, लेकिन मार पिटाई और ज़मीन बेदखली और घर लूट लेना और घर तोड़ देना, ये सब बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, साधारण नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे। और मदारी पासी पे 1000 रुपये का इनाम, 10,000 रुपये का इनाम उस ज़माने में रखा गया था। वो मदारी पासी पकड़े नहीं गए, मदारी पासी अंडरग्राउंड रहे और उनकी क्रांतिकारिता ये रही, वो कांग्रेस और दूसरी तरफ नहीं गए कभी बहुत ज़्यादा। उनके झिंगुरी सिंह और रामपाल सिंह, इस तरह के जो उनके साथी थे, उनका रिश्ता रहा, लेकिन मदारी पासी का रिश्ता उस तरफ नहीं दिखाई देता। मदारी पासी ने भगत सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, चंद्रशेखर आज़ाद से, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के लोग थे, उनसे संपर्क करने की कोशिश ज़रूर की। उनको लगता था कि क्रांतिकारी आंदोलन साथ देगा तो हम जमींदारों और इसके रैकेट को तोड़ देंगे। वायलेंस पे भरोसा रहा उनका और उनके आंदोलन का, तो वो आंदोलन ज़्यादा जल्दी बुझ गया। उस आंदोलन को दबाने में सरकार को सुविधा हो गई, जमींदारों को सुविधा हो गई। उसकी तुलना में बाबा रामचंद्र का आंदोलन थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल वाला रहा। हिंसा इसमें भी हुई थी और इसमें भी बहुत जुल्म हुए, लेकिन वो लंबा चला इसलिए कि उसने अपना जुड़ाव कांग्रेस से किया। वो बाय डिफ़ॉल्ट भी हुआ है। जैसे गांधी का नाम लेके, गांधी को ये इसका पता ठीक नहीं है। बाबा रामचंद्र के मरने के बाद ये आंदोलन पे गांधी की बहुत छोटी टिप्पणी है, नहीं तो गांधी को इसका पता नहीं है कि ये आंदोलन हो रहा है और मेरा नाम इस्तेमाल इस तरह हो रहा है। जैसे भीड़ जुटाने के लिए जो कांग्रेसी वर्कर थे वो ये कहा करते थे कि वहाँ चलोगे तो ज़मीन बटेगा, गांधी जी आएंगे और वो ज़मीन का पर्चा बांटेंगे। ये गांधी के आंदोलन में बहुत ही जगह हुआ, भीड़ जुटाने के लिए गांधी के नाम का इस तरह का इस्तेमाल। चंपारण का इस्तेमाल, कि चंपारण में सब ज़मीन बट गई है और बटा न बटा ये कोई वेरीफाई करने वाला नहीं है, लेकिन उसको लगता था कि ज़मींदारी ख़त्म हो जाएगी और ज़मीन अपनी होगी, मिल जाएगी, तो फिर सब किसान वहाँ आ जाते। तो गांधी को इसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन पंडित नेहरू का रिश्ता मालवीय जी का फिर दूसरी पारी में या दूसरे ढंग से, और टंडन जी समेत सारे लोगों का, कांग्रेस के काफ़ी सारे लोग हैं
बांता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडे, केदारनाथ, ये सब नेहरू के सहयोगी थे जो इस आंदोलन से लगातार जुड़े रहे। तो नेहरू का रिश्ता इस आंदोलन से रहा। आंदोलन को दो तरह की चीज़ें बाद में समझ में आने लगी, जो बहुत हुआ नहीं, लेकिन कांग्रेस पे शिफ्ट होने का लाभ एक हुआ। एक तो ये कि कांग्रेस सबसे बड़ा संगठन बन गया है और सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस को जमींदारी उन्मूलन के लिए राजी करें और कांग्रेस कोई पहल करेगी तो उसका लाभ पूरे देश को होगा। तो आंदोलनों की एक कोशिश ये हुई कि कांग्रेस से जुड़ें, कांग्रेस के अंदर चल के अपनी बात रखें और कांग्रेस पे दबाव बनाएं। कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन का क्या काम किया और जमींदारी उन्मूलन पे क्या किया, ये एक पैरेलल इतिहास की चीज़ है जिसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा कि उन्होंने कैसे वादा किया, कैसे झूठ बोला, कैसे सही किया। कई जगह बिहार में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन हुआ और आज तक नहीं लागू हुआ, तो कितना लागू हुआ। अच्छा, अब ये हालत है कि जो हमारे सबसे बहादुर दोस्त लोग 74 मूवमेंट के ही बहादुर लोग हैं, आप नाम ले लीजिए लालू जी के यहाँ या नीतीश कुमार के यहाँ की जमींदारी पे कुछ करी, वो उनको लगता है ऐसे जैसे कुछ गाली दे रहे हैं उनके मुंह पे। उनको जमींदारी, क्योंकि उनको लगता है कि ये अब लैंड का सवाल छेड़ना इस सोसाइटी में बहुत मुश्किल है और उससे हमारी पॉलिटिक्स या हमारा बेस हिल जाएगा। कांग्रेसियों को ये और ज़्यादा लगता होगा क्योंकि उनके रिश्ते थोड़ी बड़ी जाति वाले बड़े ज़मींदारों से थे। तो वो खेल क्या है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा कि कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन किसान आंदोलनों ने अपना जुड़ाव राष्ट्रीय आंदोलन से किया, कांग्रेस पार्टी से किया, और ये फेज चंपारण से शुरू हुआ है। अवध के किसानों में ये बाद में आया, 17 में चंपारण हुआ है, 20 का आंदोलन ये है, और इसमें दोनों धाराएं मिलती दिख रही हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव का भी और अपने से उठ के अपना फैसला कर लेने का। जमींदार को पीट दो, महाजन को पीट दो, महाजन के कागज़ जला दो तो सारे कर्ज माफ़ हो जाएंगे या कर्ज ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह की गलत या गलतफहमी ये किसान आंदोलन की है जो अवध किसान आंदोलन में दिखाई दे रही है। एक दूसरा काम जो किसान आंदोलन में हुआ वो ये था कि हुकूमत पर दबाव बनाया जाए, और हुकूमत पे दबाव बनाने का उनका अपना तरीका जो था वो कारगर नहीं हुआ कहीं भी सिर्फ उनके आंदोलन से। अवध में जैसा मैं कह रहा हूँ कि मेहता आए डीसी और उन्होंने कुछ अर्जियाँ ली, कुछ चीज़ें बदल की, थोड़े बहुत। चंपारण में भी हुआ कि कमीशन तो सरकार ने ही बनाया और उसी ने ख़त्म किया, और गांधी जी ये बार बार बोलते रहे चंपारण के किसानों को। मैं तो रिसर्च करते हुए इस बात पर बड़ा झेंपता था कि गांधी हर बार ये बोलते हैं कि यार तुम लोग हमारे पास मत आओ, मैं तो कुछ नहीं दे सकता, देंगे तो वही, इसलिए उनसे शांति बना के रखो और यहाँ कोई वायलेंस नहीं। गांधी ने वायलेंस नहीं होने दिया वहाँ कहीं, और जहाँ कहीं टेंशन था, और अंग्रेज़ों ने कई दफ़े कोशिश उकसावा ऐसा किया, बल्कि फ़ौज बुला के रखी थी कि वायलेंस होगा और हम लोग घुस जाएंगे और फिर गांधी को अरेस्ट करेंगे, बाहर करेंगे। तो गांधी ने कहा कि नहीं, वो नहीं होना, बल्कि जहाँ जहाँ हिंसा की गुंजाइश थी अंग्रेज़ी शासन से पहले उनके लोग पहुँच गए और वहाँ उस हिंसा को ख़त्म कराया। तो और अब जाके गांधी पढ़ते पढ़ते मुझे बाद में मालूम हुआ कि गांधी ने जो स्कूलों का चुनाव किया, वो स्कूलों का चुनाव भी उन्हीं गांवों का किया जहाँ के अंग्रेज़ सबसे बदमाश थे, जहाँ सबसे ज़्यादा जुल्म था, वहीं अपनी एक्टिविटी का सेंटर बनाया, क्योंकि अंग्रेज़ देखें कि मैं कैसे कर। तो इस तरह की चुनौती गांधी ने दी अंदर से, लेकिन ऊपर से इसको खोलने नहीं दिया कि अंग्रेज़ ही देंगे और अंग्रेज़ ही सब कुछ करेंगे। तो ये खेल गांधी करते रहे। ये खेल बाबा रामचंद्र या मदारी पासी जैसे नेताओं को की समझ से थोड़ा बाहर है। अब आप एक ही आदमी से हर चीज़ की उम्मीद कर लें या एक ही आदमी सब कुछ कर ले, ऐसा नहीं है। तो अवध किसान आंदोलन मैं कई तरह से याद करता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ, या आने की आज वजह भी यही थी कि बहुत नहीं पढ़ते हुए जानते हुए भी मैं इसलिए आ गया कि मुझे कई चीज़ों में ये बहुत आकर्षक लगता है। एक तो यही कि उस दौर में लाख वाली भीड़ जुटाना और एक कॉल पे लाख लोग आ जाएं और आपकी बात सुने और आपके निर्देश के अनुसार काम करने लगें, ऐसा आंदोलन आपको गांधी के अलावा कहीं नहीं दिखाई देगा।
20 तक गांधी की भी हैसियत बहुत ज़्यादा नहीं थी। उस समय अवध के किसान आंदोलनकारियों ने यह हैसियत पा ली थी। दूसरा कि रामचरितमानस का, सत्यनारायण भगवान की कथा का, गंगाजल का, कुरान का, आल्हा रुदल, मदारी पासी के बारे में आल्हा रुदल का गाना उनके यहाँ बहुत, आल्हा रुदल का रात में उनके यहाँ गाना बहुत कॉमन था। बल्कि कई लोग उस दौर में ये मानते थे कि वो आल्हा रुदल के ही अवतार हैं, मदारी पासी खुद भी। तो ये स्वरूप जो है आंदोलन का, ये किसानों के और जगह के आंदोलन में दिखाई नहीं देता, या इस तरह का इस्तेमाल अपने देसी रूपकों का और इसका ये दिखाई नहीं देता। ये इन आंदोलनों में दिखाई देता है। तो ये आंदोलन इस वजह से भी खासा महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज़, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं का चरित्र भी इनके आईने में दिखाई देता है कि अब गांधी दोषी निर्दोष जो भी हों, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी हमारी जो भी कहे, लेकिन गांधी का दोष कम दिखाई देता है क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं है। लेकिन हमारे दूसरे नायकों का, जो गांधी से कम नहीं है, मैं मानता हूँ मालवीय जी और नेहरू जी और टंडन जी, इस जैसे नायकों का कामकाज या उनकी सोच का भी इस आंदोलन के आईने में एक थोड़ा अलग अलग शेड दिखाई देता है, और उसको जांचना परखना चाहिए। और भी कुछ सोर्स मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ और सोर्स से इन चीज़ों को जांचना चाहिए कि ये क्या सचमुच ऐसा है। और इससे ही निकलती है वो बात कि पूरे किसान आंदोलन या किसानी के सवाल पे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र क्या रहा, उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसे बिहार के जमींदारों ने एक दौर में धमकी दी थी कि आप लोग ज़्यादा उत्पात मचाइएगा कांग्रेसी लोग, तो हम सब कम्युनिस्ट हो जाएंगे। अब कम्युनिस्ट हो के जमींदारी बच जाएगी, ये बिहार में ही हो सकता है, हिंदुस्तान में ही हो सकता है। तो इस तरह के, और ये कांग्रेसी इस धमकी से डर गए थे, सिर्फ उन्होंने धमकी दी नहीं, कांग्रेसी इस धमकी से डर गए थे। तो कांग्रेस का भी किसान सवाल पे, किसानी के सवाल पे, और ये जानना इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरे 75 साल के इतिहास में किसानी का सवाल अभी भी मुश्किल बना हुआ है, और किसान आज भी मुश्किल में बना हुआ है। और खेती और किसानी हमारे जीवन का आज भी आधार बना हुआ है। आज अगर लंका की दुर्गति हुई है और हम बड़े निश्चिंत भाव से बैठे हैं और लंका को भी अनाज भेज रहे हैं और दुनिया को भी अनाज भेज रहे हैं, बल्कि दुनिया में अनाज महंगा होने को एक तरह से हम मानते हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हुई है कि हम बेच लेंगे अपना अनाज, बहुत सारा अनाज। हम बचपन में सुना करते थे कि अमेरिका में समुद्र में अनाज डुबा दिया, हमारे यहाँ अनाज डूब रहा है और सड़ रहा है। तो अगर इतना कुछ हुआ है तो ये किसानों की बदौलत हुआ है, और इसमें सरकारों का रोल खेती को बढ़ावा देने में मिनिमम रहा है। ये सब अगर किसान कर ले रहा है और मुल्क को आज भी इतना सहारा दे रहा है, तो इस सवाल को थोड़ा और गंभीरता से देखने की, परखने की ज़रूरत है। और उसमें ऐसे आंदोलन खास बिंदु हैं जो हमारा ध्यान खींचेंगे और हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। इतनी ही कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और इन दो नायकों को प्रणाम करता हूँ, मदारी पासी और बाबा राम। जी, धन्यवाद आपका। आपने अभी जो किसान आंदोलन अवध में हुए, या ऐसे भारत में कई किसान आंदोलन हुए, तो आपने कहा कि कई राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे या जो राष्ट्रीय आंदोलन है हुए, उनके लिए ये एक आईने की तरह हुए, जिसमें कई लोगों के चेहरे कुछ और भी निखर के आ सकते हैं और कुछ और उनकी अनजान छवियां भी दिख सकती हैं। आपका धन्यवाद। अब मैं राकेश भाई से कहूँगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए।
आप सभी लोग उसी अवध क्षेत्र से हैं और हमारे बीच में जितने विद्वान वक्ता थे उन लोगों के अध्ययन को, लेकिन आप जितनी आवाज़ अपने पुरखों के पुरुषार्थ को जब तक आप नहीं पहचानेंगे, अपने अतीत को नहीं जानेंगे, भविष्य का अच्छा निर्माण, सुनहरा निर्माण, स्वर्णिम निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। ये अवसर था अपने पुरखों के, अब आपके पुरखों पर जिन्होंने अध्ययन किया, जिन्होंने शोध किया, उसको जानने का ये अवसर था। ये अवसर अयोध्या पर्व के मंच से उपलब्ध हुआ है। आगे भी जितनी गोष्ठियां होंगी, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि उसको ध्यान से सुने। हम इस सत्र में हमारे अनुरोध पर अयोध्या पर्व आयोजन समिति की ओर से हम अपने अग्रज आदरणीय अरविंद मोहन जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समय निकाला और यहां बोलने से पहले एक अच्छी तैयारी की, समझने की कोशिश की और हमको नया कुछ क्या देना है, उन्होंने बहुत कुछ नई चीज़ें हमको बताई। आदरणीय अरविंद कुमार सिंह जो हमसे बड़े हैं, आदरणीय हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। बस्ती के रहने वाले हैं, आपके बीच के हैं, दिल्ली में बड़ा नाम है पत्रकारिता के क्षेत्र में। संत समीर जी भी आप ही के इलाके के हैं, अंबेडकर नगर के, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं, अध्ययन है, शोध में लगे रहते हैं और नया कुछ लिखने पढ़ने की कोशिश में रहते हैं। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसी के बाद यहाँ के इस परिसर में ये गांधी स्मृति दर्शन समिति के कुछ बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। आप यहाँ भोजन के बाद उपस्थित होंगे, ऐसा आग्रह है। इसके बाद समापन समारोह होगा 4 बजे, जिसमें मुख्य अतिथि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, अध्यक्षता आदरणीय राम बहादुर राय जी करेंगे, विशिष्ट अतिथि विजय गोयल जी हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि प्रदर्शनी और भोजन के बाद फिर से आप इस हाल में पधारेंगे। धन्यवाद।